हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करेन एजुकेशनल हब। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किन लोगों के लिए जो एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म लगाया हुआ है। आज होगी 27 जैन, 27 जैन से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर्स। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स होंगे वो मैं सॉल्व करके आपको यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ आज से। डेली आपको वीडियो मिलेगा, उसमें आपको जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के, इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जितने भी पुराने पेपर हुए हैं। क्योंकि आपको पुराने पेपर सॉल्व करने से ही पता चलता है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न किस हिसाब का रहता है, कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपको पूरा का पूरा मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। रही बात मैथ्स की वीडियोस आपको मेरे चैनल में भी मिल जाएंगी और मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व भी करवाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं। अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो मेरा एड्रेस है वार्ड नंबर 6 नौशहरा MLA गली। मैं फिर से बता देता हूं, मेरा एड्रेस है MLA गली वार्ड नंबर 6 नौशहरा में। आप मेरे से ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। इससे आप ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ने का माहौल बना सकते हो कि ऑफलाइन क्लास में कैसा माहौल रहता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। जनरल अवेयरनेस सबसे पहले हमारे सामने आती है। मैं आपको बता दूं, ये 14 फेब 2019 को 12:30 से लेकर 2 बजे की शिफ्ट 2 में पेपर आया था। आप इसको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, सेम पेपर आपको मिलेगा। मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया था, डू और डाई वॉज द स्लोगन ऑफ विच फेमस मूवमेंट इन इंडिया। डू और डाई मतलब करो या मरो का जो स्लोगन था वो कौन सी फेमस मूवमेंट, कौन सी मशहूर ऐसी मूवमेंट थी इंडिया में जिसमें इस्तेमाल किया गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं ए क्विट इंडिया मूवमेंट, बी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या डी रॉलेट मूवमेंट। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है ए क्विट इंडिया मूवमेंट। चलिए आपको मैं कमेंट बॉक्स में के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। आप मेरे को बताओगे क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से ईयर में हुई थी। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुई थी वो 1930 में हुई थी। पेन कॉपी साथ में रखिए इसको लिखने के लिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो आपकी 1920 में हुई थी। रॉलेट मूवमेंट जो थी वो हमारी 1919 में हुई थी। ये आप सर्च भी कर सकते हो। चलिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो आपकी कौन से ईयर में हुई थी, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में आपने आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इंडियन सिटी इज़ द फर्स्ट टू मेक इट टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया की ऐसी कौन सी सिटी है जो सबसे पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुई थी। तो आपके ऑप्शन है ए भुवनेश्वर, बी इंदौर, सी बेंगलुरु, डी अहमदाबाद। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है डी अहमदाबाद। और ये कब इंक्लूड हुई थी ये भी लिख लो। ये हुई थी जुलाई 2017 में, 2017 में, जुलाई 2017 में ये इंक्लूड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, द किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्व्स विच कंट्री। तो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सी कंट्री में है, आपसे ऐसा पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए सीरिया, बी इराक, सी बहरीन, डी सऊदी अरेबिया। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है डी सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया, द टर्म डबल फॉल्ट इज यूज्ड इन। अब जो एक टर्म है डबल फॉल्ट की, इनमें से कौन सी गेम में यूज़ किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए वॉलीबॉल, बी टेनिस, सी स्नूकर, डी कबड्डी। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है बी टेनिस। क्वेश्चन नंबर 5, डोडा बेटा इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। डोडा बेटा जो है वो कौन सी माउंटेन रेंजेस का सबसे हाईएस्ट पीक, मतलब सबसे ऊंचा पीक बोलते हैं कि सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो कौन सी रेंज का है जिसको बोलते हैं डोडा बेटा। कौन सी माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक है।
आपके ऑप्शन है ए विंध्यास, बी सतपुरा, सी अरावली या डी नीलगिरी। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री। इनमें से ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो दर्शाता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक कंट्री में। हम कैसे निकालते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कैसा चल रहा है, तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है। आपके ऑप्शंस हैं ए इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बी पॉवर्टी रेशो, सी नेशनल इनकम, डी पर कैपिटा इनकम। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 7, रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज इज नाउन एज। रैपिड इंटीग्रेशन कंट्रीज़ के बीच में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस है ए ग्लोबलाइजेशन, बी लिबरलाइजेशन, सी मॉडर्नाइजेशन, डी प्राइवेटाइजेशन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ए ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा वीडियोस ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको ऐसे वीडियोस और ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली मिलते रहें। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज़ वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इनमें से ऐसा कौन सा फ्यूल है जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मेन कंपोनेंट बोलते हैं, मेजर कंपोनेंट कौन सा है इनमें से, और वो भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी जिसको बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए प्रोपेन, बी ऑक्टेन, सी मीथेन, डी ब्यूटेन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, वेयर डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी इन 1526। बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में कहाँ हराया था, वो जगह का नाम बताइए। तो आपके ऑप्शंस हैं ए हल्दीघाटी, बी कलिंजर, सी चौसा या डी पानीपत। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है पानीपत। और आपको ये ध्यान में भी रखना है कि ये 1526 में जो बैटल हुई थी उसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। हम इसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई या पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, प्रथम युद्ध पानीपत का जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई, तो आपने याद रखना है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि बाबर और इब्राहिम लोदी की जो 1526 में लड़ाई हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो पानीपत में हुई थी। या ऐसा भी पूछ सकता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, तो वो आपने याद रखना कब हुई थी, 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स रिसीव्ड फॉर द फर्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया। तो इनमें से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको पहली बार जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला था इंडिया में। आपके ऑप्शंस हैं ए मीज़ो चिली, बी रतलामी सेव, सी जुहा राइस या डी दार्जिलिंग टी। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी दार्जिलिंग टी। क्वेश्चन नंबर 11, विच टेम्पल्स आर वेल नाउन फॉर देयर नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हैविंग इरोटिक स्कल्पचर्स। इनमें से ऐसा कौन सा टेम्पल है जो अपने नागरा स्टाइल के लिए जाना जाता है, उसका आर्किटेक्चर जो है वो नागरा स्टाइल का है और उसमें इरोटिक स्कल्पचर्स हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं ए खजुराहो, बी सोमनाथ, सी हम्पी, डी मीनाक्षी। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ए खजुराहो। तो खजुराहो टेम्पल के लिए आपको और भी क्वेश्चन बनते हैं कि खजुराहो टेम्पल जो है वो किसने बनवाया था, कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये चांडेला डायनेस्टी ने बनवाया था। और कब बनाया था, 1950 से 1050
BC, ये टाइम पीरियड BCE, ये टाइम पीरियड में इन्होंने बनवाया था ये टेम्पल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका और कॉल्ड। साउथ अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स का क्या नाम है? तो आपके ऑप्शंस हैं, डाउज नहीं, ये डाउन्स है, डाउज नहीं, ये डाउन्स है। ओके, आपके ऑप्शंस है ए डाउन्स, बी परेरीज, सी पंपास या डी वेल्ड्स। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी वेल्ड्स। बाकी के जो ग्रासलैंड्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। डाउन्स जो ग्रासलैंड्स हैं वो हमें मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके बाद परेरीज ग्रासलैंड्स हैं जो हमें मिलते हैं यूएसए में। उसके बाद पंपास जो हैं वो हमें मिलते हैं साउथ अमेरिका में। बाकी वेल्ड्स का आपको पता चल गया वो कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में है। ओके, चलिए आप इनको याद भी रख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया डाउन में है, हम अगर मैप में देखते हैं तो ट्रिक क्या है याद करने की, ऑस्ट्रेलिया डाउन में है तो डाउन्स ग्रासलैंड्स वहाँ पे। यूएसए परेरीज, मतलब ये ऐसे आप याद रख सकते हो, परियां हमें कहाँ मिलती हैं, यूएसए में। ओके, और पंपास को आप कैसे याद कर सकते हो कि साउथ अमेरिका में हमें क्या मिलते हैं, पंपास मिलते हैं। और वेल्ड्स जो हैं साउथ अफ्रीका में कैसे याद रखोगे कि जैसे ए बी डिविलियर्स जो है, डिविलियर्स जो है वो साउथ अफ्रीका का, इसलिए वेल्ड, ठीक है, उस तरह से याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, द प्रेस्टिजियस लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स वॉज गिवन टू द इंडियन एथलीट। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड पहले इंडियन एथलीट किसको मिला था? फर्स्ट इंडियन एथलीट कौन से थे? आपके ऑप्शंस हैं, ए अनिर्बन चटर्जी, बी पंकज अडवाणी, सी दुती चंद या डी विनेश फोगाट। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी विनेश फोगाट। क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म म्यूटेशन प्राइमरली रेफर्स टू। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जो टर्म म्यूटेशन है उसका प्राइमरली मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए जेनेटिक माइग्रेशन, बी जेनेटिक लाइन, सी जेनेटिक करेक्शन या डी जेनेटिक मिस्टेक। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी जेनेटिक मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। इस पेपर में आपको जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप पूछा था वो 2018 का पूछा था, पर मैं अब 2026 आपको एसएससी जीडी के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने रिसेंटली 2023 का आपसे पूछा है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए बेल्जियम, बी न्यूजीलैंड, सी जर्मनी या डी इंडिया। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए थे? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए 42nd 43rd अमेंडमेंट एक्ट, बी 86th 87th अमेंडमेंट एक्ट या सी 63rd 64th अमेंडमेंट एक्ट या डी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। और ये आया कब था? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 1992 में ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच IUCN डॉक्यूमेंट लिस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो IUCN कौन सी लिस्ट जारी करती है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए? कौन सी? फ्लोरा एंड फौना की, प्लांट्स और एनिमल्स की। ओके, आपके ऑप्शंस हैं, ए ब्लू लिस्ट, बी ग्रीन लिस्ट, सी रेड लिस्ट, डी ब्लैक लिस्ट। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी रेड लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अ डैश मेयर्स द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है? हवा में जो नमी होती है वो। तो ऐसा कौन सा यंत्र है
जिससे हम हवा में नमी को नापते हैं कि हवा में कितनी नमी है, ह्यूमिडिटी कितनी है। तो आपके ऑप्शंस है ए हाइग्रोमीटर, बी माइक्रोमीटर, सी थर्मोमीटर या डी हाइड्रोमीटर। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, आपका राइट आंसर है ए हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर HYGRO। देखो दोनों में कंफ्यूज किया होता है आपको, यहाँ पे हाइड्रो बोला था, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो यहाँ पे हाइग्रो बोला गया है, हाइग्रोमीटर आपका आंसर था HYGRO, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द प्रैक्टिस ऑफ सजदा एंड पाइबोस किसिंग द फीट ऑफ द मोनार्क इन द कोर्ट। सजदा और पाइबोस का मतलब क्या है? सजदा का मतलब होता है जब आप अपना सिर झुका के नीचे ज़मीन पर लगाते हो, और पाइबोस का मतलब होता है जब आप अपने राजा के पाँव को चूमते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं पाइबोस। अपना सिर नीचे लगाते हो तो सजदा, अगर अपने राजा के पाँव को किस करते हो, चूमते हो, तो उसको बोलते हैं पाइबोस। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था अपनी कोर्ट में? ठीक है, अपनी कोर्ट में इनमें से कौन से राजा ने इंट्रोड्यूस किया था? तो आपके ऑप्शंस है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी गयासुद्दीन बलबन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन 20, डैश इज़ अ माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड इन बांग्लादेश which makes small loans to the impoverished without requiring collateral। तो इनमें से ऐसा कौन सा बैंक है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, जो बांग्लादेश में बनाया गया था और ये छोटे छोटे लोन्स देता है, जैसे प्राइमरली किसको देता है? वुमेन्स को देता है, ठीक है, उनको मतलब फाइनेंस करता है। तो ऐसा कौन सा बैंक था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रिजर्व बैंक, बी फेडरल बैंक, सी कोऑपरेटिव बैंक या डी ग्रामीण बैंक। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय 2030। इनमें से ऐसा कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको हमने 2030 तक टारगेट नहीं किया है अचीव करने के लिए? तो आपके ऑप्शंस है ए जेंडर इक्वेलिटी, बी ज़ीरो हंगर, सी गुड हेल्थ एंड वेलबींग या डी स्पेस रिसर्च। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी स्पेस रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 22, विच, अच्छा उससे पहले हम ये कर लेते हैं कि आपको कई बार पूछा जाता है कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कितने। तो ये जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये यूनाइटेड नेशन ने कितने बताए गए थे? 17 बताए गए थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विच हाउस होल्ड वेस्ट हैज़ एन एक्सीलेंट रिसाइकलिंग पोटेंशियल। इनमें से ऐसा कौन सा हमारे घर से जो हाउस होल्ड वेस्ट, जो वेस्ट निकलता है वो बहुत जल्दी रिसाइकल हो जाता है, उससे मतलब बहुत अच्छे से वो रिसाइकल हो जाता है, उसमें ऐसा पोटेंशियल है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए वेजिटेबल स्क्रैप्स, सब्जियां जो हमारे ऐसे ख़राब हो जाती है, वेजिटेबल स्क्रैप्स, या फिर बी मेटल, सी प्लास्टिक या डी रबड़। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इज़ रिलीज्ड बाय दी। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज़ करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल एनर्जी ट्रिब्यूनल, बी ऑप्शन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, सी ऑप्शन इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस द टोटल परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया इज़। तो 2011 के सेंसस जनगणना से आप बताइए कि मुस्लिम्स का इंडिया में टोटल परसेंटेज कितना है? आपके ऑप्शंस हैं ए 10.2%, बी 12.4%, सी 16.6% या डी 14.2%।
तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है डी 14.2%। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज करेक्ट। इनमें से चारों में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिलेटेड सही है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इट कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके 10 मेंबर्स होने चाहिए। ये क्या है, एक मल्टी बॉडी है। ये क्या है, मल्टी बॉडी है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके 10 मेंबर्स होने चाहिए। तो पहला गलत। इट्स पावर्स आर ओनली रिकमेंडेटरी इन नेचर, बिल्कुल सही है कि इसकी जो पावर्स हैं वो खाली रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, जस्टिशिएबल नहीं है, रिकमेंडेटरी इन नेचर है। तो दूसरे वाला बिल्कुल सही, पर बाकी वाले भी हम चेक कर लेते हैं। मुंबई सर्व्स एट इट्स एज इट्स हेडक्वार्टर्स, तो इसके हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में, तो थर्ड वाला गलत। उसके बाद डी, इट्स चेयरमैन मस्ट बी अ सिटिंग जज इन द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, सिटिंग जज की ज़रूरत नहीं है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज, रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सिटिंग जज होना चाहिए। तो ये थे हमारे 14 फेब 2019 का प्रीवियस ईयर का जीके के क्वेश्चंस, जो 25 उस टाइम पे पूछे जाते थे। अब आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस आते हैं, पर मैं 25 के 25 इसीलिए करवाए हैं कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश का भी लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर का। इसी सेट का 14 फेब 2019 का मैंने मैथ्स का पेपर आपको सॉल्व करवा दिया था, और अभी जीके का सॉल्व हो गया। अब रहता है इंग्लिश और रीजनिंग, वो इकट्ठा आ जाएगा। और आपको मैं बता दूं, अब जब तक आपका पेपर होता है तो मैं आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाऊंगा। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही ज़रूरी वीडियोस हैं। प्रीवियस ईयर से आपको पता चलता है, मैं फिर से बोलूँगा कि पेपर का लेवल कैसा रहता है, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं और सबसे ज़्यादा किससे पूछा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।